सेट सेट थ्योरी ऐसे तो नॉर्मली बहुत कम एग्जाम में इससे ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन तो कम मार्क्स का पूछता है, लेकिन पूरे 11th 12th प्लस एनडीए जेई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ये सब जगह चला जाएगा। और सेट थ्योरी बहुत ही अच्छा चैप्टर है और सबसे पहला चैप्टर है, तो आज पहले चैप्टर की शुरुआत करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज कुमार, ग्रेविटी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है और लेकर आते हैं आज पूरे 11th का सबसे पहला चैप्टर सेट थ्योरी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हम बात करेंगे इसके डिफिनीशन पर। सेट होता क्या है, सेट कहते किसको है। नॉर्मली हम लोग ऐसे मैथ्स को भूल जाओ, मैथ्स को सेट याद नहीं रखना है, मुझे याद रखना है कि घर में कभी नाम सुने कि सेट का, तो एक सेट कपड़ा, एक बर्तन सेट, एक सेट बेंच, यानी सेट का नाम तो हम घर में तो बहुत सुनते हैं, रेगुलर सुनते रहते हैं सेट का नाम कि क्या ये सेट हुआ वो सेट हुआ। तो अगर सोचिए कि मेरे पास 2 शर्ट हो गया तो क्या मेरा एक सेट कपड़ा हो गया? नहीं। सेट के लिए क्या चाहिए? शर्ट पैंट सब चीज चाहिए। उसी तरह केवल हमारे पास 5 थाली है तो क्या मेरे पास एक सेट बर्तन है? नहीं। बर्तन के लिए अलग अलग टाइप के सारे बर्तन चाहिए। तो एक बात तो पता चल गया कि सेट अलग अलग चीजों से बना होगा। अब सेट डिफरेंट टाइप के चीजों से बना होगा। अच्छा, डिफरेंट टाइप के चीज से सेट बनता है, तो सेट जब डिफरेंट टाइप के चीज से बनता है तो उसको कलेक्ट किया जाता है। जैसे आप मान लो कि आप 11th में पढ़ते हो, आप बुक की दुकान पर जाओ, वहां कहो कि हमको एक सेट 11th का बुक देना चाहिए, वो 5 मैथ का बुक दे देगा, मैथ तो क्या ये सेट होगा? नहीं। आपको अलग अलग टाइप का सब बुक चाहिए, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा सबका। ये देखिएगा कि वो अलग अलग जगहों से लाके कलेक्ट करके आपको देता है। तो यही जो कलेक्शन हो गया सेट हो गया। तो सेट का एक डिफिनेशन क्या हो गया? कलेक्शन। सेट का क्या हो गया? कलेक्शन। कलेक्शन क्या चीज का? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का। कलेक्शन क्या चीज का हो गया? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का। तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का, वेल डिफाइंड मतलब क्या होता है? वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? वेल डिफाइंड का मतलब जिससे 3 चीज का नाम पता चले। किसी चीज का नाम सुनते ही 3 बातों का पता चले, एक शेप, एक साइज एंड वर्क। शेप, साइज एंड वर्क जब पता चलेगा तो वो वेल डिफाइंड होगा। शेप मतलब अगर किसी ने कहा कि सुनो मोबाइल ले आओ, तो मोबाइल का शेप पता चल गया कि मोबाइल रेक्टेंगुलर आकार में होगा, साइज पता चलेगा कि मोबाइल इतना बड़ा होगा, वर्क पता चलेगा कि उसका क्या काम है। तो अगर कोई कह देगा कि एक गिलास ले आओ, तो गिलास से उसका शेप पता चलेगा कि वो क्या होगा, गोल बेलन के टाइप पर होगा, साइज पता चल जाएगा इतना बड़ा होगा, और वर्क पता चल जाएगा। लेकिन किसी बंदे ने कहा दिया कि जाओ बाजार से टीनी मिनी खरीद के ले आओ, अब टीनी मिनी से हमें क्या पता चलेगा? इसका शेप क्या है, साइज क्या है, वर्क क्या है, मुझे कुछ पता नहीं चला। टीनी मिनी मैंने सुना ही नहीं, तो मुझे शेप साइज वर्क पता, यानी वो वेल डिफाइंड नहीं है। अगर मैं किसी स्टूडेंट को कहूँ कि जाओ बेटा बाहर से पत्थर ले आओ, वो दौड़ते हुए यहाँ से गया, वहां जाएगा तो कहेगा कि पत्थर। अब वो सोचेगा किस शेप का पत्थर चाहिए। शेप तो हर एक डिजाइन का होता है पत्थर, कोई गोल होता है, कोई चरखूट होता है, कोई ट्रेंगुलर होता है, कोई रेक्टेंगुलर होता है, इस तरह से बहुत शेप हो जाते हैं। साइज कितना था? पत्थर इतना बड़ा भी आता है, इतना बड़ा भी आता है, इतना बड़ा भी आता है, इतना बड़ा भी आता है। तो साइज भी पता नहीं चला, वर्क भी उसका पता नहीं कि पत्थर करेंगे क्या। हो सकता है पेज उल्टेगा वहां पर रखेंगे, या ये बेंच ढक ढक कर रहा है तो वहां पर लगाएंगे, या किसी को कपार फोड़ देंगे। तो कहने का मतलब उसका साइज भी पता नहीं चलता है। तो जब शेप पता चला, ना साइज पता चला, ना वर्क पता चला, तो हम करेंगे क्या? कैसे जानेंगे कि उसको वो वेल डिफाइंड है कि नहीं? तो जिसमें तीनों चीज का पता नहीं चलता है यानी वो वेल डिफाइंड नहीं है। तो आपको जो कलेक्शन करना है वो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन करना है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का। तो आप डिफिनेशन रटने की जरूरत है नहीं। सेट क्या है? सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट शब्द से डिस्टिंक्ट बना। सेट इज द कलेक्शन ऑफ, सेट इज द कलेक्शन यानी कलेक्ट कर रहा है वो सेट हो गया। तो सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड होना चाहिए, अचर कचर नहीं आप कलेक्ट कर सकते हैं। सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करना ही सेट कहलाता है। तो सेट का डिफिनेशन हम समझ गए। अब आप सोचो कि आप सब्जी खरीदने जाते हो, तो वहां पे डिफरेंट टाइप की सब्जी को खरीदते हो, आलू खरीदते हो, प्याज खरीदते हो, टमाटर खरीदते हो, तो क्या तुम हाथ में ऐसे लेके आते हो? लेके आते हो हाथ में? नहीं। कैसे लाते हो? थैला में। तो उसके लिए एक थैला बनता है। अब आप स्कूल भी जाते हो या कोचिंग जाते हो तो डिफरेंट टाइप के बुक सबको कलेक्ट करते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इंग्लिश, और जो बुक सबका डिफरेंट कॉपी होता है सब कलेक्ट करते हो। तो वो क्या कहलाता है? वो भी एक सेट होता है। तो क्या सबको कलेक्ट करके ऐसे हाथ में लेके जाते हैं? नहीं। उसको कैसे ले जाते हैं? बैग में। इसी तरह कोई भी चीज कलेक्शन होता है, जैसे घर भी एक सेट ही हुआ। जिस घर में मम्मी पापा भैया भाभी सब कलेक्ट किए जाते हैं तो वो कहाँ? रोड पर रखते हैं?
नहीं, उसको कहाँ रखते हैं? एक कमरे में। तो वो जब जो भी चीज कलेक्ट करोगे उसको रखने का जगह चाहिए। जैसे तुम कपड़ा का सेट बनाते हो तो कपड़ा को कहाँ रखते हो? अलमारी में। बर्तन का सेट बनाते हो तो बर्तन स्टैंड में। तो उसी तरह किसी दिन हमने ए बी सी डी को कलेक्ट किया, 4 ऑब्जेक्ट को कलेक्ट किया, इसको रखने का कोई ना कोई जगह चाहिए, तो ये रखने का जगह हो गया। अब आप सोचो कि जहां रखते हो सबका नाम बनता है। जैसे अगर कोई क्लासरूम में है तो उसको नाम बन गया क्लासरूम, अगर कोई घर में है तो घर का नाम होता है फलाना सदन, फलाना भवन, और जिसका नाम नहीं उसके पेरेंट्स के नाम से शो कर दिया जाता है तो उसका नाम होता है। जैसे कपड़ा के लिए अलमीरा नाम रख पड़ा, बर्तन स्टैंड के लिए बर्तन स्टैंड बना, तो स्कूल बैग के लिए स्कूल बैग बना। उसी तरह यहाँ पर कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट से इसको डिनोट किया जाता है। सेट को हमेशा कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट से डिनोट किया जाता है। अब ये हुआ सेट का डिफिनेशन। सेट का डिफिनेशन फिर एक बार मैं कह दूं कि सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सेट कलेक्शन है वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का, और जो ऑब्जेक्ट कलेक्ट करते हैं इसको इस ब्रैकेट के अंदर रखते हैं और उसका नाम कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट से देते हैं। मुझे लग रहा है कि आप लोग को समझ में ये बात आ गई होगी। अब एक बात सोचिए कि आप स्कूल बैग लेके जा रहे हैं, स्कूल बैग के अंदर क्या है? कोई पूछ देगा कि क्या है, तो उसकी एक प्रॉपर्टी होगी क्या कि आप बोल सकते हो इसमें 11th का मैथ, 11th का फिजिक्स, 11th का केमिस्ट्री, 11th का बायोलॉजी, या ऐसे भी बोल सकते हो 11th की सारी बुक है, क्योंकि इस बैग में जो भी चीज रखा है इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि 11th की सारी बुक है। तो इसको 2 फॉर्म में बांटा गया, सेट को 2 फॉर्म में बांटा नहीं गया, लिखने का तरीका बनाया गया। एक रोस्टर और एक सेट बिल्डर, रोस्टर या ट्रेबुलर इसी कहा गया, ट्रेबुलर, ठीक है। और एक कहा गया प्रॉपर्टी या सेट बिल्डर फॉर्म, प्रॉपर्टी फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं या ट्रेबुलर फॉर्म में कि ऑब्जेक्ट को पार्टिकुलर वाइज दिखाते हैं, और इसमें क्या करते हैं प्रॉपर्टी फॉर्म में कि उसकी प्रॉपर्टी के अनुसार। मान लीजिए कि यहाँ पर 11th 12th और 9th 10th सबका एक असेंबली चालू है, तो अगर हमको 11th का बच्चा को निकालना होगा तो हम उसका रजिस्टर से नाम पढ़ेंगे और सबका नाम के अनुसार कहेंगे तो बाहर आ जाओ, तो सब बच्चे आ जाएंगे। लेकिन एक और तरीका है कि मैं उसको कह सकता हूं कि 11th के सारे बच्चे बाहर निकल जाओ, तो वो सारे के सारे आ जाएंगे, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी क्या है? 11th के बच्चा। इसी तरह से मान लीजिए किसी दिन अगर कोई कह देगा कि AEIOU, ये रोस्टर फॉर्म हो गया, ट्रेबुलर फॉर्म भी कह सकते हैं इसको। सेट बिल्डर फॉर्म में इसी को कहेंगे X सच दैट X, यानी X सच दैट X। अब ये क्या लफड़ा आ गया है? ये कहता है कि एक एलिमेंट X है, X एक वेरिएबल होता है, आपको पता है, एक एलिमेंट X है, सच दैट ऐसा है कि X इज वॉवेल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। यानी इसका एक क्या है, इसका एक प्रॉपर्टी है कि ये वॉवेल लेटर है, तो इसको प्रॉपर्टी फॉर्म भी कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, X सच दैट X, मतलब एक एलिमेंट X है, X कैसा है? वॉवेल है, तो X का वेरिएबल है, तो X का वैल्यू क्या हो जाएगा? A हो जाएगा, E हो जाएगा, I हो जाएगा, O हो जाएगा, U हो जाएगा, ठीक है। तो ये वॉवेल लेटर हो गया। इसी तरह कभी कभी आपको देगा क्या कि मान लीजिए कि A इजिकल टू कह देगा X सच दैट X इजिकल टू 2n+1, 2n+1 दे दिया। एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n लेस देन इक्वल टू 5। तो अब ये कौन फॉर्म हो गया? ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। इसको रोस्टर फॉर्म में डिनोट करना है, तो A को क्या लिख सकते हैं? X का एलिमेंट, n नेचुरल नंबर है तो 1 से शुरू होगा, 1 2 3 4 5। अगर n पर ध्यान दीजिए तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 तक रख लेते हैं। अगर 1 रखे तो 2 1 3 3, अगर 2 रखे तो 3 × 6 = 7, 2 × 4 = 5, 3 रखे तो 6 × 7, 4 रखे तो 9, 5 × 10 = 11, हो गया आंसर। तो इस तरह से आप ट्रेबुलर से क्या कहता है, ट्रेबुलर से रोस्टर से प्रॉपर्टी फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। तो चलिए इतनी बातें क्लियर हो गई, तो अब मिलते हैं इसके टाइप्स पर, चलते हैं हम लोग सेट के टाइप्स पर। देखिए टाइप्स ऑफ सेट। अच्छा, एक सवाल का जवाब मैं जानना चाहता हूं कि कोई भी घर होगा, कोई भी क्या कहते हैं उसको, झोला होगा या थैला होगा यानी बैग होगा, कितने टाइप्स के हो सकते हैं? अंदाज कीजिए तो कितने टाइप से हो सकते हैं? आपके दिमाग में होगा सर कैसा सवाल है, बहुत टाइप के हो सकते हैं, लाल पीला हरा। उससे मतलब नहीं है लाल पीला हरा, मेरी नजर में वो 2 ही टाइप के हो सकते हैं।
मेरी नजर में ये दो ही टाइप के हो सकते हैं, या तो खाली होगा या तो भरा होगा, यानी इम्प्टी हो सकता है, इम्प्टी या नॉन इम्प्टी, नॉन इम्प्टी, इम्प्टी हो सकता है या नॉन इम्प्टी हो सकता है। अब इम्प्टी और नॉन इम्प्टी कहने का क्या मतलब है कि अगर इम्प्टी है, कोई भी चीज खाली है, इसको इम्प्टी सेट यानी रिक्त समुच्चय भी कहते हैं, इसको नॉन इम्प्टी सेट और रिक्त समुच्चय भी कहते हैं। इम्प्टी कहने का मतलब एक बात और समझ लीजिए, अगर ए कोई सेट है जिसका एलिमेंट है ए बी सी डी, तो इसमें नंबर ऑफ ए कहने का मतलब हो जाता है कि ए में कितने एलिमेंट है, तो 4 है। और किसी किसी बुक में इसी को कह देगा ऑर्डर ऑफ ए, तब भी 4 ही होगा, घबराने की जरूरत नहीं है ऑर्डर देख के। तो अगर 4 है तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट, अगर इसका नंबर ऑफ एलिमेंट 0 हो जाता है, यानी 0 कहने का मतलब जिसके पास कोई एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ ए ना देते हैं। इम्प्टी सेट किसको कहते हैं, फाई को कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, फाई। फाई मतलब खाली। और ध्यान रहे फाई का जो एलिमेंट है उसका नाम है कुछ नहीं, ध्यान रखिएगा, कुछ नहीं आगे जाके बहुत कुछ दिखा देगा। यहाँ पर जो एलिमेंट है जिसका क्या नाम है, कुछ नहीं, तो फाई का एलिमेंट कुछ नहीं होता है। नंबर ऑफ फाई जो होता है वो 0 होता है। अब नंबर ऑफ ए अगर 0 से बड़ा होगा, तो आपको बता दें एलिमेंट कभी भी निगेटिव पॉइंट इस सब में नहीं हो सकता है, वो जब भी होगा नेचुरल नंबर में होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से होगा। तो अगर 0 से बड़ा है यानी 1 2 3 4 5 कुछ भी हो जाएगा तो वो नॉन इम्प्टी हो जाएगा। इम्प्टी का स्पेशल नाम दिया जाता है क्या चीज, फाई। और नॉन इम्प्टी का स्पेशल नाम दे दिया गया, नॉन इम्प्टी का कोई नाम नहीं दिया गया, वो ए बी सी डी से कुछ भी हो सकता है। अब नॉन इम्प्टी होगा तो 2 टाइप के होंगे, एक फाइनाइट और एक इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, ठीक है। फाइनाइट जिसको काउंट कर सकते हैं, ये काउंटेबल होता है, काउंटेबल। ये अनकाउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल जो गिन सकते हैं, जिसको नहीं गिन सकते हैं, जिसको गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते। जैसे कहते हैं इस क्लास में बैठे हुए स्टूडेंट की संख्या काउंटेबल है तो फाइनाइट हो गया, पूरे वर्ल्ड में स्टूडेंट की संख्या अनकाउंटेबल है, इनफाइनाइट हो गया। अगर हम बोल दें कि मेरे हाथ में कितनी उंगलियां हैं उसकी संख्या, तो फाइनाइट हो गया। पूरे वर्ल्ड में कितनी उंगलियां हैं तो इनफाइनाइट हो गया। तो इसी तरह काउंटेबल और अनकाउंटेबल देखा जाता है। अब जब फाइनाइट हो जाएगा तो उसमें आ जाता है यूनिट सेट, यूनिट या सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट, ठीक है। इसको कहते हैं नंबर ऑफ ए अगर 1 के बराबर हो, और अगर 2 है तो पेयर है, पेयर मतलब जोड़ा। नंबर ऑफ ए अगर 2 के बराबर हो, और 3 4 ट्रिपल प्रोपल उससे मतलब नहीं है, 2 1 2 के लिए यहाँ ध्यान रखना है, एक को ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ सेट। यानी सेट के टाइप आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे तरह से कि सेट के कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप, एक इम्प्टी एक नॉन इम्प्टी। दूसरा क्या होता है, अगर नॉन इम्प्टी है तो फाइनाइट और इनफाइनाइट, और फाइनाइट सेट से क्या होता है, यूनिट और पेयर, और उसके बाद बहुत सारा होता है ट्रिपल प्रोपल, उतना नहीं करना है। नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है। तो टाइप्स ऑफ सेट आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए, अब एक और बात होता है, ऑपरेशन ऑफ सेट। ए ऑपरेशन बी क्या होता है, ए यूनियन बी या ए इंटरसेक्शन बी। ए इसको कहेंगे ए यूनियन बी, इसको क्या पढ़ेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन मतलब मिलना, यूनियन मतलब मिलना, इसको और इसको एंड से डिनोट करते हैं। और इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन होना, यानी अगर कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, इसका डेफिनेशन अगर ऐसे कह सकते हैं x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी, और यही चीज x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, तो इसको कह सकते हैं x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। तो अब इसका क्या मतलब हुआ सर, समझ में नहीं आया। चलिए, ए कोई सेट है जिसका एलिमेंट है ए बी सी डी, अच्छा, बी कोई सेट है जिसका एलिमेंट है सी डी ई एफ। तो अगर हमको कोई कह देता है कि ए यूनियन बी निकाले, ए यूनियन बी निकाले, तो हम दोनों को मिला देंगे, ए बी सी डी, ठीक है, दोनों को मिला देंगे ए बी सी डी। तो और ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो कौन कॉमन है, सी और डी, ठीक है, सी और डी। तो इस तरह से यूनियन और इंटरसेक्शन निकलता है। यूनियन का मतलब सबको मिला देना, इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में कॉमन हो उसको देखना है। अब किसी दिन डिफरेंस ऑफ सेट भी आ जाएगा, डिफरेंस ऑफ सेट भी आ जाएगा, डिफरेंस ऑफ सेट यानी ए माइनस बी।
अब a माइनस बी का कैसे समझेंगे सर? यानी a में से b निकल गया। अब सोचो थोड़ा देर के लिए कि a हम है, ठीक है, a हम है, मेरे पास 4 स्टूडेंट आता है, a b c d, और बी कोई सर है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री के कोई सर होंगे, अलग फिजिक्स के सर है, तो सी डी ई एफ वो उनका कोचिंग चल रहा है। तो अगर ए और बी में दोनों में कॉमन कौन कौन है, तो देखो सी डी दोनों जगह पढ़ने जाता है, तो इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों जगह पढ़ने जाता है, यूनियन का मतलब क्या हो जाता है, जो दोनों आदमी, हम लोग बात करने लगे सर एक काम कीजिए ना, दोनों आदमी मिल के कोचिंग चलाइए, तो जब मिल के कोचिंग चलेगा तो ए यूनियन बी हो जाएगा, ए बी सी डी, अरे सॉरी ई एफ तो छूट ही गया, सी डी ई एफ, ठीक है, ई एफ सब मिल गया। अब डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, किसी दिन हम दोनों में झगड़ा हुआ था, मैंने क्या किया कि फिजिक्स वाले सर को कहा कि चलिए निकलिए यहाँ से, आपको इसमें नहीं रहना है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने चालाकी किया कि अपना चारों स्टूडेंट को लेके निकल गया। जब ये अपना चारों स्टूडेंट को लेके निकल जाएंगे तो मेरे पास कौन बचेगा, ए और बी, समझ में आया? अब किसी दिन ये ऐसा भी तो सकता है कि फिजिक्स वाले सर हमको निकाल दें, बी माइनस है, तो जिस दिन हमको निकाल देंगे तो ये बहुत ही चालाक आदमी है, तेज आदमी है कि अपना चारों लेके चल गए, तो हम बेवकूफ थोड़े हैं, हम भी अपना चारों को लेके चल जाएंगे। जब हम अपना चारों को लेके चल जाएंगे तो इनके पास क्या बच जाएगा, ई और एफ। कहने का मतलब माइनस में से, ए में से अगर बी माइनस हो रहा है तो बी अपना सारा एलिमेंट लेके निकल जाएगा, अगर बी में से ए माइनस हो रहा है तो ए सारा एलिमेंट लेके निकल जाएगा। तो इसी को डिफरेंस कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं सबसेट। क्या देखते हैं? सबसेट। सबसेट किसी दिन पता चला कि ए कोई सेट है जिसका एलिमेंट है ए बी सी डी ई, ठीक है, अब बी कोई एलिमेंट है जिसका एलिमेंट है ए बी सी, तो हमने देखा कि बी के जितने भी एलिमेंट है वो सब के सब ए में है, बी के जितने एलिमेंट है वो सब के सब ए में है, तो बी इज द सबसेट ऑफ ए। इसी को कहेंगे कि बी इज द सबसेट ऑफ ए। अगर एक सेट के सारे एलिमेंट बी में चले जाते हैं, दूसरे सेट में चले जाते हैं, तो पहला सेट दूसरे सेट का क्या कहलाता है? सबसेट कहलाता है। अब किसी दिन पता चलेगा कि ए का एलिमेंट है ए बी सी डी, अब बी का कोई एलिमेंट है जिसका नाम है सी डी ई एफ, तो यहाँ कोई किसी का सबसेट नहीं है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं है, बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं है, यानी कोई किसी का सबसेट नहीं है। लेकिन अगर बी का भी एलिमेंट ऐसा ही रहता है ए बी सी डी, तो पता चलता है कि ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है ए का, इम्प्लाई दैट ए बराबर है बी का। जब दोनों एक दूसरे का सबसेट हो जाएगा, तब उस कंडीशन में क्या होगा, दोनों बराबर सेट कहला जाएगा, यानी इक्वल सेट। चलिए इक्वल के लिए तो समझ गए कि दोनों का सेम एलिमेंट होना चाहिए, और सेम एलिमेंट होगा तो नंबर ऑफ ए बराबर नंबर ऑफ बी हो जाएगा, नंबर ऑफ ए बराबर नंबर ऑफ बी हो जाएगा। तो उस कंडीशन में यह पता चल जाएगा कि ये इक्वल है। लेकिन अब ये नंबर से केवल इक्वल नहीं मान सकते, इक्वल होने के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर होना ही चाहिए और एलिमेंट भी बराबर होना चाहिए। किसी दिन कोई कह दिया कि बताइए ए कोई सेट है जिसका एलिमेंट है एक्स वाई जेड, अब बी कोई सेट है जिसका एलिमेंट है ए बी सी, दोनों बराबर है? नहीं। तो है क्या? गौर से देखिए, इसमें नंबर ऑफ ए बराबर है नंबर ऑफ बी के, लेकिन एलिमेंट बराबर नहीं है, तो ये कहला जाए इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मतलब इक्वल वैल्यू वाला सेट, इक्वल वैल्यू वाला सेट, दोनों सेट बराबर है, इक्वल वैल्यू में है। चलिए, तो आप इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, डिफरेंस, यूनियन, इंटरसेक्शन, सबसेट आप समझ गए। अब हम कुछ बातें कर लेते हैं। जैसे कभी कभी ग्राफ भी बनाया जाता है, इसमें ए कोई सेट है और इस तरह से बी कोई सेट है, तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट जो है, ये पार्ट जो आएगा वह क्या कहला जाएगा? वह कहला जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, अगर इस तरह से सेट बना ए और बी, यानी ये पूरा पार्ट दोनों मिक्स हो गया इसमें, तो ये पूरा पार्ट जो होगा वह कहला जाएगा ए यूनियन बी। अच्छा, किसी दिन ये पता चल गया कि ये ए है और ये बी है, तो इसमें से ये पार्ट जो होगा, ये पार्ट
यह पार्ट कब बचेगा? जब बी अपना पूरा लेके निकल गया। इसका मतलब ए माइनस बी, ए है बी है, अब इसमें से ये पार्ट, ये जो पार्ट बचा वह क्या कहला गया? बी माइनस ए, अपना ए पूरा लेके निकल गया। अब इसी तरह अगर ए कोई सेट है, इसके अंदर बी है, इसका मतलब बी सबसेट है ए के। समझ में आ गया फिगर से भी? अब उस दिन ये भी समझ में आ जाएगा कि एक यूनिवर्सल सेट नामक भी कोई चीज होता है। यूनिवर्सल सेट कहा जाता है, यूनिवर्सल सेट को इस यू से या ओम से डिनोट किया जाता है। अब यूनिवर्सल सेट क्या कहा जाता है? जैसे मान लीजिए बी सबसेट है ए का, तो ए सुपर सेट हो जाता है बी का। बी सबसेट है ए का, तो ए सुपर सेट होता है बी का। तो यूनिवर्सल सेट इज द सुपर सेट ऑफ एनी सेट, यानी सारे सेट इसके अंदर ही होंगे। इसी के अंदर ए बी सी कोई भी सेट होगा ए। तो जिस दिन ए हो जाएगा, तो इसमें से अगर यूनिवर्सल में से ए बाहर कर दीजिएगा, यूनिवर्सल में से ए बाहर कर दीजिएगा, तो उस दिन ए डैश का जन्म हो जाएगा। ए डैश या ए कॉम्प्लीमेंट, इसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, यूनिवर्सल माइनस ए, यूनिवर्सल माइनस ए। यानी इस फिगर में देखिएगा तो ये जो फिगर आ जाएगा, ये पार्ट वो यूनिवर्सल से कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कहला जाएगा, वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कहला जाएगा। इसको कहेंगे ए डैश। तो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को रोककर आप इसको क्या कीजिए, नोट कर लीजिए जल्दी से। तो आपने देखा कि हम लोगों ने यूनियन पढ़ा, इंटरसेक्शन पढ़ा, डिफरेंस पढ़ा, यूनिवर्सल सेट पढ़ लिया, सबसेट पढ़ लिया, ये कॉम्प्लीमेंट पढ़ लिया। अब थोड़ी सी बात और करेंगे। आज अब हम पढ़ते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टी से। जैसे किसी दिन कोई पूछ देगा ए यूनियन फाई, ए यूनियन फाई, तो क्या बच जाएगा? ए बचेगा। किसी को भी खाली चीज से मिलाएंगे तो वही चीज बच जाएगा। अच्छा, ए इंटरसेक्शन फाई, फाई और किसी सेट में इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या बच जाएगा? फाई बचेगा। ए यूनियन ए क्या बच जाएगा? ए ही बच जाएगा। ए इंटरसेक्शन ए क्या बच जाएगा? ए ही बचेगा। अच्छा, यूनिवर्सल सेट यूनियन ए, तो यूनिवर्सल सेट ही आएगा, क्योंकि ये तो सबसेट ऑलरेडी है, इसके अंदर आ जाएगा। यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन ए, तो क्या बचेगा? ए बचेगा। ए यूनियन ए डैश, दोनों को मिलाएंगे तो यूनिवर्सल सेट बचेगा। ए इंटरसेक्शन ए डैश, तो क्या हो जाएगा? 5 बचेगा। दोनों में कोई कॉमन नहीं होता है। तो ये कुछ नोट्स हो गए, आपको ध्यान रखना है इस पर। अब चलिए अब कुछ क्वेश्चन से हम लोग मिलते हैं। जैसे अगर मान लीजिए किसी दिन, मिटाए इसको हम, आप लोग नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोककर। अब किसी दिन किसी ने क्वेश्चन कह दिया कि एक क्या है, यूनिवर्सल सेट, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। तो ए कोई कह देगा सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, तो ए डैश क्या हो जाएगा? ए डैश क्या हो जाएगा? सोचिए, यूनिवर्सल सेट पूरा नेचुरल नंबर है, उसमें से इवन नेचुरल नंबर निकाल लिए। इवन नेचुरल नंबर निकालेंगे तो ए डैश क्या बच जाएगा? उसमें बचेगा क्या? सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर, ऑड नेचुरल नंबर। तो इस तरह से क्वेश्चन बनाना है, यूनियन और इंटरसेक्शन देखकर निकालना है। और इसमें आपको बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा जो आपको दिमाग को घुमाएगा, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही इजी चैप्टर है, इससे इजी कुछ भी नहीं है। तो अब हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन। बुक तो मैं लाया नहीं, कोई बुक, एक सेकंड में एनसीईआरटी बुक निकालता हूँ। हाँ, एक चीज और, चलिए बुक को छोड़िए। एनसीईआरटी बुक में आपको कहेगा क्या? एनसीईआरटी बुक में कहेगा कि कौन सा सेट डिफाइन है, कौन सा सेट अनडिफाइंड है। जैसे पूछ देगा सेट ऑफ ऑल बेस्ट क्रिकेटर, सेट ऑफ ऑल बेस्ट क्रिकेटर, 10 बेस्ट क्रिकेटर का सेट बनाए, ये डिफाइन है कि नहीं है? नहीं डिफाइन है। बेस्ट चीज डिफाइन नहीं होता है। आपको ये पसंद होगा, हमको वो पसंद होगा, उसको वो पसंद होगा, वो आप कह नहीं सकते कि कौन बेस्ट है। बेस्ट राइटर,
ये भी नहीं पता, क्योंकि जैसे मैं मैथ पढ़ाता हूँ तो मुझे आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, एस एल लोनी, अमित कुमार अग्रवाल, ये सब तो बुक बहुत पसंद आता है। जो इंग्लिश पढ़ता होगा उसको इंग्लिश का बुक पसंद आता होगा, जो केमिस्ट्री पढ़ता होगा उसको केमिस्ट्री का बुक पसंद आता होगा, जो फिजिक्स पढ़ता होगा फिजिक्स का बुक। इसलिए किसी के पसंदीदा बुक डिफाइन नहीं हो सकता है। अच्छा, कोई कह देगा खतरनाक जानवरों का सेट, क्या ये डिफाइन है? नहीं। खतरनाक जानवर कौन है? एक दिन चींटी भी काटने से आदमी मर जाएगा, तो वो खतरनाक जानवर कोई भी हो सकता है। आपके अब ये पता चलता है कि कब आप कहाँ पर हो, तो वो भी डिफाइन नहीं है। तो इस तरह से एनसीईआरटी में बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जैसे किसी दिन कहता है, अच्छा एक चीज तो मैं बताना ही भूल गया, लिख दिया लेकिन भूल गया। जैसे कोई कहता है ए बी सी डी, तो क्या कहेगा कि ए किसका सदस्य है? ए का। इसको सदस्य कहेंगे या एलिमेंट कहेंगे या मेंबर कहेंगे और या बिलोंग्स कहेंगे। तो ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू ए, सी बिलोंग्स टू ए, डी बिलोंग्स टू ए, ई डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ई इसका सदस्य नहीं है, ई इसमें नहीं है, ए में नहीं है, तो नहीं है तो डज नॉट हो जाएगा। इसका मतलब बिलोंग्स, मतलब ये इस सेट में है। चलिए मेरा एक सवाल आपसे पूछते हैं, एक सवाल पूछते हैं। किसी दिन कोई कह देगा x such that x belongs to real number a, कोई क्वेश्चन कर दिया x such that x belongs to a real number और x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये कौन सा सेट है? ये पूछेगा कौन सा सेट है। तो अब हम देखेंगे, इस पर काम करेंगे। x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है तो x स्क्वायर बराबर -1, ये तो इमेजिनरी आ जाएगा। रूट अंडर -1 इमेजिनरी। ऐसे भी समझ लीजिए स्क्वायर फंक्शन कभी निगेटिव नहीं आ सकता है। इमेजिनरी नहीं पढ़े होंगे तो ध्यान लगाइए कि एक्स स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं आ सकता है, यानी एक्स पॉसिबल नहीं है, एक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ए का जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा? कुछ नहीं, कुछ नहीं होगा। इसका मतलब ए बराबर 5 एम्प्टी सेट है। उसी तरह किसी दिन पूछ देगा ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये कौन सेट है? तो अब इस पर काम करिए। एक्स स्क्वायर प्लस 5x 3x प्लस 2x लिख सकते हैं और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन 10th में पढ़े होंगे। x कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 और x प्लस 2 तो इज इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3, 2 कॉमन लेंगे प्लस 2, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 3 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा? x प्लस 2 बच जाएगा, यानी x का वैल्यू क्या आ जाएगा? x का वैल्यू या तो -2 या तो -3 आ सकता है। तो ये जो बना वो कितना सेट है? 2 सेट है, पेयर सेट है। कोई कष्ट, इसे पेयर सेट हो जाएगा। इसी तरह कुछ क्वेश्चन और पूछेगा, जैसे आपको रोस्टर से ट्रैबुलर में, बार बार हम रोस्टर से ट्रैबुलर कहते हैं, रोस्टर से आपको सेट बिल्डर में चेंज करने के लिए, जैसे किसी दिन कह दिया किसी ने कि a इज इक्वल टू 1 4 3 कहते हैं 9 16 25 100। तो आपको यह देखना है कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है। प्रॉपर्टी देखिए तो 1 है तो 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 है तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 है तो 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 16 है तो 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 25 है तो 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरह 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर 100। तो हम देख रहे हैं कि स्क्वायर तो ठीक है, बाकी सब चेंज है। इसको हम कैसे लिखेंगे? a बराबर एक्स सच दैट एक्स बराबर x का वैल्यू क्या है? n स्क्वायर। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर है और n लेस देन इक्वल टू 10 है। आ गया मेरा आंसर, n लेस देन इक्वल टू 10 है, मेरा आंसर आ गया। देखिए n का वैल्यू 10 से छोटा या बराबर है, तो 10 से छोटा रखेगा, नेचुरल नंबर है तो 1 रख सकते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर। इस तरह से ही आपको क्वेश्चन बोलेगा और आपको सोच सोच के बनाना है। जैसे बी कोई सेट है, बी सेट का एलिमेंट क्या हो सकता है? 2 4 6 8 20। तो देखिए तो 2 का टेबल चल रहा है, तो बी को क्या लिख सकते हैं? x सच दैट x बराबर होगा 2n, ठीक है। एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यहाँ भी एवरी लगा देते तो ज्यादा सुंदर होता है, और n लेस देन इक्वल टू 10। तो आपका एनसीईआरटी का बुक आराम से इससे बन जाएगा। एनसीईआरटी का बुक आप बनाइए, फर्स्ट एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज बनाइए, उसके बाद थर्ड फोर्थ में जो दिक्कत होगा, यूनियन इंटरसेक्शन का भी क्वेश्चन होगा, इन्वर्सन का भी क्वेश्चन होगा, जो होगा वो आप कमेंट करके बोलिए कि ये बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर बनेगा तो मैं आपको कमेंट कीजिएगा, नहीं बनेगा तो मैं उसको आगे वीडियो में डाल दूंगा कि ये बनेगा कि नहीं बनेगा। और बच्चा लोग
जो भी चीज में दिक्कत हो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इस एक्सरसाइज में दिक्कत है, ये एक्सरसाइज का वीडियो बना दीजिए, मैं बना दूंगा। और चलते चलते मैं आपसे एक सवाल बोल के जा रहा हूं कि ये कौन सा सेट है, इम्प्टी या नॉन इम्प्टी, इम्प्टी या नॉन इम्प्टी, नॉन इम्प्टी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये क्वेश्चन कौन सा है, इम्प्टी है या नॉन इम्प्टी है। मैं नेक्स्ट वीडियो पे इसको बताऊंगा कि ये इम्प्टी है कि नॉन इम्प्टी है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।